गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। सॉरी गाइस, थोड़ी वीडियो डिले हो गई पर अब से कंटिन्यू रहेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरीके से मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद। ठीक है, और हमने उस पर सेल्यूकस निकेटस 305 बीसी में उनके बीच में लड़ाई हुई थी और हेलेना के साथ उनका विवाह था। फिर उनके पुत्र बिंदुसार आए थे। बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय के को मानते थे, और बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय के मानते थे उनके वक्त में पिंगलवास मुनि आए थे जो आजीवक संप्रदाय के सेक्ट थे। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं महानतम शासक मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक। अशोक के बारे में हमने देखा था कि वह कहाँ के गवर्नर थे और उनका एक्चुअल राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। और हमने उनके अभिलेखों में अपना नाम उत्कीर्ण करने वाला, यानी कि कहने का मतलब है कि अशोक जहाँ जहाँ जीतता था या अशोक ने जो जो कार्य कराए उनके बारे में सबसे पहले अभिलेखों में डिटेल लिखने वाला सबसे पहला शासक अशोक था। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। आज हम अभिलेखों को प्रॉपर ब्रीफ में पढ़ेंगे कि अशोक ने कितने तरीके के अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, देखो अभिलेख मेनली तीन तरीके के बनाए थे। पहला था शिलालेख, दूसरा था हमारा स्तंभलेख, और तीसरा था हमारा गुहालेख। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिलालेखों की बात करते हैं। देखो जो शिलालेख थे अशोक के समय में, अशोक ने टोटल 14 शिलालेखों उत्कीर्ण करके हैं। ठीक है, अशोक ने टोटल कितने शिलालेखों के बारे में बता रखा है? 14। उसमें से भी अगर हम देखें, जो इसका पहला शिलालेख है वो कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ठीक है, ये किस शिलालेख में? हमारे पहले शिलालेख में। उसके बाद अगर हम दूसरे शिलालेख की बात करें, दूसरा शिलालेख कहने का मतलब है कि देखो जो अशोक का 7वां शिलालेख था उसमें उसने बता रखा है कि सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण व मन की पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे 7वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का उल्लेख। ठीक है, जो कलिंग युद्ध है और इसके परिणाम है ये उसका 13वें शिलालेख में इसके बारे में बता रखा है। अगर हम देखो पूरी देखते हैं कि बाकी जो शिलालेख हैं अशोक के 14 में से जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं वो रहे। देखो पहले शिलालेख में एक तो कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और उसने दूसरा पहले शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा भी करी है। अगर हम दूसरा शिलालेख देखें तो वो बताता है कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा की गई है इसमें, और समाज कल्याण कार्य पर भी बात की गई है। 8वां शिलालेख जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड पेन से अलग से टिक कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम 8वां शिलालेख की बात करें तो इसमें सम्राट अशोक के धर्म यात्राओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब धर्म जब मैं आगे आगे धम्म वर्ड कहूंगा, ठीक है, धर्म को ही धम्म कहा जाता है। धर्म का जब पाली में हम इसको क्या कहते हैं? धम्म। अब 9वां शिलालेख है, इसमें जन्म बीमारी विवाह के उपरांत समारोहों की निंदा की गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पुत्र या पुत्री का जन्म हो या फिर कोई बीमारी हो या बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद हम जो उसके कार्य कर्म करते हैं, या फिर विवाह के वक्त हम खुशी के वक्त जो कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में निंदा करी गई है। 11वां शिलालेख है, ये धम्म नीति की व्याख्या करता है। अब देखो धम्म नीति होती क्या है? धम्म कहने का अर्थ है कि धम्म मतलब क्या कहते हैं कि है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमें अपने से बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, माता पिता या गुरुजनों का आदर करना चाहिए, पशुओं की बलि नहीं करनी चाहिए, ये हमें धम्म बताता है। ठीक है, अब 12वां शिलालेख जो है वो बताता है सभी धर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। कहने का मतलब है कि सभी के सभी धर्म समान है, और स्त्रियां भी हैं, इनको भी क्या कहते हैं, समाज में इनकी भी कोई एक प्लेस है। ठीक है, ये हर जगह मतलब इनका कोई एक स्टैंड है। 13वां शिलालेख हमें बताता है कि कलिंग की लड़ाई और इसके बाद जो विनाश हुआ उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया गया है कि 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख है, 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, ये अशोक के 14वें शिलालेख में इंपॉर्टेंट हो गए थे। अब देखो जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध ये हमारा हुआ था 261 बीसी में। ठीक है, कब हुआ था? 261 बीसी। ये इसके राज्याभिषेक यानी कि 269 बीसी में के 8 साल बाद हुआ। अब इसके परिणाम में क्या हुआ? देखो परिणाम में हुआ था इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे। कितने सैनिक मारे गए? 1 लाख। ठीक है,
इसमें 1 लाख व्यक्तियों की हत्या हुई और कहते हैं कि 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। अब जो एक कलिंग युद्ध है, ये किस राजा के खिलाफ अशोक ने किया था? ठीक है, जो हमारा कलिंग युद्ध है, ये राजा थे हमारे उस वक्त नंदराज। ठीक है, किस राजा के खिलाफ हुआ था ये? कलिंग के राजा नंदराज के खिलाफ। ठीक है, और नंदराज के बारे में उल्लेख में मिलता है कलिंग अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, सॉरी, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख हमारा कलिंग नरेश खारवेल से भी संबंधित है। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल। अब देखो, ये तो हमारा कलिंग युद्ध के बारे में हो गया। अब जो लघु शिलालेख हैं, उनकी संख्या कितनी है? पेपर में आ सकता है कि लघु शिलालेखों की संख्या बताइए। ये हमारे 13 हैं। अगर बृहद शिलालेख की बात करें, जो भी हमने पहले डिस्कस किए थे, वो 14 हैं, और लघु शिलालेख ये हमारे 13 हैं। ठीक है, स्तंभ लेख। देखो, जो हमारे स्तंभ लेख हैं, ये हमें टोटल 6 जगह से मिले हैं। ठीक है, कितनी जगह से मिले हैं? 6। उसमें से पहला है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। पहले जो ये दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख था, टोपरा यूपी सहारनपुर में था। ठीक है, यूपी के सहारनपुर में। लेकिन बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेके आ गया था। ठीक है, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आ गया। दूसरा है दिल्ली मेरठ। ये पहले मेरठ यूपी में पड़ता था, और बाद में इसको भी तुगलक डायनेस्टी का फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आ गया था। अब जो ये लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों के तीनों हमारे चंपारण बिहार में है। ठीक है, चंपारण बिहार, ये तीनों के तीनों स्तंभ लेख हमारे चंपारण बिहार में पड़ते हैं। अब इसको याद कैसे करें? देखो, अरे नंदू राम, अरे नंदू राम। ठीक है, ये तीन के तीन हमारे चंपारण बिहार के हो गए। अब देखो कौसाम्बी, ये हमारा लास्ट स्तंभ लेख है। कौसाम्बी का जो हमारा अभिलेख है, ठीक है, ये कौसाम्बी इलाहाबाद के निकट एक जगह पड़ती है, वहाँ पर पड़ता। बाद में इसको अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, इलाहाबाद के किले में इसको अकबर लेके आया था। इलाहाबाद के किले में कौन लेके आया? अकबर। अब देखो रानी का अभिलेख। देखो, अशोक की हमने एक पत्नी कारुआकी के बारे में डिस्कस किया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, तो जो कौसाम्बी है, अब रानी का अभिलेख के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि कहते हैं, इस जो हमारा प्रयाग और कौसाम्बी का अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि अशोक की एक रानी कारुआकी है, जिसने दान कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करी, यानी कि काफ़ी दान किया है। तो इसी को हम रानी का अभिलेख कहते हैं। तो किसको कहते हैं हम? कौसाम्बी और प्रयाग को। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ कौसाम्बी में मिल सकता है, कौसाम्बी और प्रयाग के अभिलेख को ही हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना। देखो, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मिनदेई का अभिलेख है। ठीक है, रुम्मिनदेई अभिलेख, और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में, नेपाल। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। अभी तो हमने पहले स्तंभ लेख देखे थे, अब लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? देखो, अगर लघु स्तंभ लेख में हम देखें तो पहला है हमारा सांची का स्तंभ लेख। अब ये सांची पड़ता क्या है? ये सभी को पता है, रायमोना एमपी में। एमपी सभी को पता है, लेकिन रायमोना सबको नहीं पता। तो रायमोना याद कर लें, क्योंकि पेपर में अब डिटेल में पूछ रहे हैं, बाहर से नहीं पूछ रहे। सारनाथ है, सारनाथ हमारा वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी में। ठीक है, कौसाम्बी का अभिलेख ये हमारा इलाहाबाद के समीप हो गया, इलाहाबाद के समीप। और जो हमारा रुम्मिनदेई और निगलीवा है, ये दोनों के दोनों हमारे नेपाल में है। ठीक है, एक नेपाल क्षेत्र में, एक नेपाल के तराई क्षेत्र में। रुम्मिनदेई का अभिलेख से हमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में भी पता लगता है। ठीक है, रुम्मिनदेई अभिलेख से। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फिर। अगला है देखो गुहालेख। अभी तक हमने देखो अभिलेखों में दो चीज़ पढ़ ली है, एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख। अब हम डिस्कस कर रहे हैं गुहालेखों के बारे में। ठीक है, गुहालेख कहने का मतलब है कि गुहा मतलब गुफा, गुफाओं में लिखा गया लेख। अब देखो इसमें एक आता है बराबर की गुफा। अब देखो बराबर की गुफा हमारी पड़ती है गया बिहार में। ठीक है, गया बिहार में।
इसमें क्या है कि जो बराबर की गुफाओं में है, इसमें अशोक ने 3 गुफाओं में अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। बराबर की गुफाओं की जो उस अंदर 3 गुफाएं बनी गई हैं, उसमें अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। और इसकी भाषा कौन सी है? देखो, जो बराबर की गुफा है, इसकी हमारी जो भाषा है वो प्राकृत और ब्राह्मी है। ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मरी। और जो बराबर की गुफा है ये आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगर पूछ ले पेपर में कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, आजीवक संप्रदाय की ये करी थी मक्खली गोसाल ने। आजीवक संप्रदाय किसकी स्थापना किसने करी थी? मक्खली गोसाल ने। ठीक है, ये पेपर में कई बार आ चुका है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी है, तो ये हो गया क्या? मक्खली गोसाल। अब देखो, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो हमारे गुहालेख हैं, अब देखो शाहबाजगढ़ी हमारा अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान में। और अगर हम मानसेहरा की बात करें तो ये पाक और अफगान की सीमा में पड़ता है। पाक और अफगान की सीमा में पड़ता है। और यहाँ के जो ये गुहालेख हैं, इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा है खरोष्टी। ठीक है, इनकी भाषा कैसी है? खरोष्टी। अगला है, देखो अंतिम मौर्य शासक कौन था? ये हमारे मौर्यों में लगभग अशोक के बारे में सब कुछ डिटेल है। अब मैं यहाँ पर अंतिम मौर्य शासक बता रहा हूँ, उसके बाद मौर्य शासन के प्रशासन के बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, इसमें हम लगभग सब कवर कर लेंगे। देखो, जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, अब जो बृहद्रथ था, इसकी हत्या करी थी शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करी थी? शुंग वंश के राजा। ये पहले इन्हीं का सेनापति था, लेकिन बाद में इसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। कौन था वो? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ये हमारा अंतिम मौर्य शासक हो गया बृहद्रथ। होने के लिए तो देखो, अशोक के बाद कुणाल आया था। ठीक है, कुणाल के बाद दशरथ आया था, और इसके बाद शिमूक, इस तरीके से बहुत सारे आ रखे हैं, शिशुक करके है वो। फिर अंत में आया बृहद्रथ। लेकिन ये सभी के सभी जो शासक थे, अशोक के बाद क्या कहते हैं, जितने भी शासक थे ये इतने पावरफुल शक्तिशाली नहीं रह गए। तो उसके बाद मौर्य शासन, मतलब उसके बाद मौर्य शासन का जो मौर्य शासन है वो उसमें कमजोरियां लग गई, और वो धीरे धीरे कमजोर होते होते लास्ट में मौर्य शासन खत्म हो गया था। ठीक है, तो अंतिम मौर्य शासक हमारा कौन हो गया? बृहद्रथ। अब देखते हैं मौर्य शासन में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो, एकमात्र अभिलेख जो 2 भाषाओं में उत्कीर्ण है, यानी कि जिसमें 2-2 भाषाएं हैं, वो कौन कौन सा अभिलेख है? वो है हमारा शेर कुना। शेर कुना। ठीक है, ये कहाँ है? कांधार, अफगानिस्तान में। ठीक है, शेर ए कुना का अभिलेख है जो कंधार में पड़ता है। और इसकी भाषा कौन कौन सी है? देखो, इसकी भाषा है एक तो यूनानी और दूसरी अरमाइक। मैंने आप सभी को बता दी है कि अशोक की जो अभिलेख है वो मेनली 4 भाषाओं में थी: खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मरी और प्राकृत। ठीक है, अगला है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखो, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। लेकिन जो अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शिलालेखों की खोज ये करी थी पैंथलर ने। ठीक है, किसने करी थी? पैंथलर। इस चीज को भी ध्यान में रखना। अगला देखो फैक्ट, अब जो अशोक का जो प्रांत है, ठीक है, अशोक का जो प्रांतीय है या स्थानीय शासन था, वो सबसे पहले तो देखो 5 भागों में बटा हुआ था वो। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में। और जो प्रांतीय स्थानीय शासन है, इनके हेड को हम बोलते थे आर्यपुत्र। ठीक है, या रज्जुक। अब आर्यपुत्र कहने का मतलब, और जो प्रांतीय के हेड होते थे ये हमारे राजाओं के ही परिवार से संबंधित होते, तभी इनको हम आर्यपुत्र कहते हैं। अब देखो, प्रांत कौन कौन से भागों में था? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची। देखो, उत्तरापथ की राजधानी थी हमारी तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। और अगर हम देखें अवंती राष्ट्र, अवंती किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी उज्जैन। कलिंग की राजधानी थी तोसाली। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। ये पेपर में आ रखा है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना पूरे के पूरे। बस 5 हैं तो ज़्यादा वो भी नहीं है। और प्राची, प्राची यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य वाला एरिया। तो मध्य प्रदेश की उस टाइम राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र।
अच्छे से मैंने इनको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया। देखो यहाँ पर देख सकते हो, देखो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग प्रांत की तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, प्राची यानी कि मध्य देश की पाटलिपुत्र। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के वक्त में धर्म प्रचारक कौन कौन थे। देखो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे लोगों को इधर उधर भेजा था ना, और इनको हम बोलते थे धम्म महामात्र। ठीक है, इनको क्या बोलते थे हम? धम्म महामात्र। इंपॉर्टेंट है, धम्म महामात्र। अब देखो अशोक के जो पुत्र और पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा, इनकी माता कौन थी? विदिशा की राजकुमारी देवी। ठीक है, जो सिंहली जनश्रुति थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने बताया था ना कि अशोक की पत्नी विदिशा की रानी देवी थी, जिनसे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये गए थे श्रीलंका में। ठीक है, इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो अब है मंजिंतिक से हमारे कश्मीर व गांधार में। ठीक है, ये गए थे कश्मीर और गांधार में। और सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि के लिए। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, ये तो बहुत ही ईजी। देखो महाधर्म महाराष्ट्र, रक्षित वनवासी। ठीक है, अगर महान धर्म करना है तो महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, रक्षा करनी है तो वनवास में। ठीक है, खुद की रक्षा, जैसे इसको सिंपल ऐसे याद कर लें, रक्षित वनवासी। और महारक्षित यवन देश, महादेव महिषमंडल मैसूर, और धर्म रक्षित अपरांतक। ठीक है, धर्म रक्षित अपरांतक। मंजिम हिमालय देश। ठीक है, मंजिम कहाँ गए थे? हिमालय देश। अब अशोक से देखो एक चीज और याद आती है कि जो अशोक के हमारे शिलालेख थे उनमें से कौन कौन से शिलालेख में अशोक नाम उत्कीर्ण है, ये अभी अचानक से याद है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो जैसे कहीं कहीं पर मेनली उसके जितने भी बाकी सारे शिलालेख हैं उसमें उसका नाम पियदस्सी लिखा गया है। ठीक है, पियदस्सी। लेकिन अशोक नाम उसके 4 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। वो कौन कौन से हैं? देखो अशोक का नाम ये हमारे 4 शिलालेखों में। एक है गुर्जरा का शिलालेख, गुर्जरा का लघु शिलालेख। इसी तरह एक मास्की का लघु शिलालेख, और एक आता है नेड्योन। नेड्योन मैसूर में पड़ता है। ठीक है, नेड्योन का लघु शिलालेख। और हमारा एक शिलालेख और है जिसका नाम है हमारा उद्गोलम। ठीक है, उद्गोलम का लघु शिलालेख। इन 4 शिलालेखों में अशोक नाम उत्कीर्ण है। बाकी सभी शिलालेखों में अशोक को पियदस्सी नाम से लिखा गया है। और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन है। ठीक है, पुराणों में अशोक का नाम क्या है? अशोक वर्धन। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड है, देखो अशोक के वक्त में जितने भी हमारे विदेशी राजा थे। ठीक है, अब अशोक के वक्त में विदेशी राजाओं से हमारा एक चीज क्या आती है यहाँ पर? क्या? राजदूत। अशोक के वक्त में कौन सा राजदूत आया था? जैसे जिस तरीके से बिंदुसार के वक्त में डाइमेकस आया था, उसी तरीके से अशोक के वक्त में डायनोसियस आया था। ठीक है, डायनोसियस। और ये किसका राज दरबारी था? ये मिस्र के जो शासक थे हमारे, कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस II। ठीक है, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस II का राज दरबारी था। ठीक है, इसने डायनियोसियस को अशोक के राजदूत के रूप में भेजा था। अब जो देखो सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस था, उसका भारतीय नाम अंतियोक था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का नाम तुरमय था। मकदूनिया के राजा एंटिगोनस का नाम अंतिकिन था। और सीरिया के राजा मगस का नाम मरा था। और एपिरस के राजा अलेक्जेंडर का नाम अलिक सुंदर था। ठीक है, ये 5 जो शासक है इनके साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसी वजह से इनके हिंदी नाम भी याद करना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर अब देखो मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य देखो पतन के अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग रीजन बता रखे हैं। अगर हम हेमचंद्र राय चौधरी जी की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति। कहने का मतलब है कि देखो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और अब उसके जैसे क्या करता था कि उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, और साथ में शांति प्रिय हो गया था। इससे क्या हो गया था कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, अब ब्राह्मणों को मेनली
जैसे यज्ञ हो गए, बलि हो गई, इन चीज़ों से उनका परिवार वार्धक चलता था, ठीक है, गुजारा बसारा होता था। लेकिन अब ये चीज़ें बंद कर दी थी अशोक ने, तो इस वजह से भी क्या कहते हैं, अशोक का पतन के कारण। दूसरा था अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, जो मैं बता चुका हूँ। ये किसने बता रखा है? हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना एवं अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना, रोमिला थापर जी ने बता रखा है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देखो, अशोक के बाद के जो राजा थे वो एक तो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। दूसरा, वो राष्ट्रीय चेतना यानी कि लोगों के मन में बौद्ध धर्म या फिर एक एकजुट करने की क्या कहते हैं भाव नहीं लेके आ पाए थे, तो इसकी वजह से भी। तीसरा, प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता। अशोक के मृत्यु के बाद जो प्रांत के शासक थे उन्होंने जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए गए थे, ठीक है। उसके अलावा मौर्यों के अत्याचारों एवं विदेशी विचारों के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ग्रंथ में की गई क्रांति, ठीक है। अब अशोक के बाद जितने भी हमारे कुणाल, दशरथ, वीरभद्र, ये लोग ना तो बौद्ध धर्म सही तरीके से पालन कर पा रहे थे, ना ही ये अपना दूसरा क्षत्रिय धर्म सही से पालन कर पा रहे थे। तो इन चीज़ों से परेशान होकर जो हमारे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने वीरभद्र को मार दिया था, और ये भी इसका एक मेन रीजन था, ठीक है। तो ये हमारी मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है। अब कल हम इस पे मौर्य के सारे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखना, इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक या दो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी सब आपको अगर आपने प्रॉपर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आज के वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ मैं 30 लाइक्स का, ठीक है। थैंक यू।